सबसे पहले तैयार करके रखनी पड़ेंगी। और इनमें ये है कि आप ये देखिए कि आपके पास सारे ग्लव्स हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं, कॉर्ड काटने के लिए क्लैंप है, और कहीं एपिजियोटमी देनी पड़ती है तो उसके लिए ब्लेड या सिजर्स हैं, और बाद में उसको कोई टेयर होता है या एपिजियोटमी आप देते हैं तो आप उसको स्टिच भी कर सकते हैं। तो इन सब स्टेप्स को हमको ध्यान देना है। और व्हाट आर द 6 क्लीन्स? ये डिलीवरी कराने से पहले हमको अपने हाथ वॉश करने हैं। वॉशिंग के लिए आप ज्यादातर हर डिलीवरी रूम में या हर उसमें एक फ्लो चार्ट होता है और हमें उस चार्ट को फॉलो करना है। वी मस्ट क्लीन ऊपर से बाजू से लेके नीचे तक हाथ कैसे क्लीन करने हैं। स्क्रबिंग मतलब हमें स्क्रब कैसे करना है अपने आप को क्लीन। बिसाइड्स दैट डिलीवरी टेबल हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हर डिलीवरी के बाद उसको हमें क्लीन करना चाहिए, और ताकि जब हम नया पेशेंट वहां पर आए तो पुरानी डिलीवरी के कोई ब्लड स्टेन्स वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए। डिलीवरी के टाइम तो हमारे सारा कुछ, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन होने चाहिए, हमारी शीट्स क्लीन होनी चाहिए, और हमारे पास एक स्टेराइल और क्लीन कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए। तो फर्स्ट पेशेंट के आने से पहले हमें देखना है कि हमारा बेड क्लीन है, उसके ऊपर शीट्स और टॉवल्स सब क्लीन है। फिर हम वॉश करेंगे, पेशेंट को क्लीन करेंगे और अपनी स्टेराइल ट्रॉली खोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स खोलेंगे, जिसमें हमारे पास सिजर्स होने चाहिए, कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए और क्लीन टॉवल्स होने चाहिए, टॉवल्स और शीट्स, ताकि हम पेशेंट को कवर कर सकें। पेशेंट को क्लीन करने के लिए हम अपने शीट्स और टॉवल्स क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ताकि पेरिनियम बिल्कुल साफ हो। उसके बाद हम शीट्स के साथ पेशेंट को ड्रेप करेंगे, एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड्स। ये हमारी सारी तैयारी होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि लेबर की स्टेजेस क्या हैं। लेबर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज होती है जबकि पेशेंट हमारे लेबर में जाती है टिल शी इज फुली डायलेटेड या 10 सेंटीमीटर्स डायलेटेड। दूसरी स्टेज है फ्रॉम फुल डायलेटेशन या 10 सेंटीमीटर फुल डायलेटेशन टू डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब हमारा पूरा बेबी बाहर आ जाता है। और थर्ड स्टेज है जब बेबी फीटस डिलीवर करने के बाद, और जब तक कि प्लेसेंटा नहीं डिलीवर करता। और फोर्थ स्टेज है बेबी और प्लेसेंटा डिलीवर होने के 2 घंटे बाद। हर स्टेज के अपने अपने ऑब्जर्वेशंस होती हैं, अपनी अपनी मैनेजमेंट होती है, और जब डिलीवरी को 2 घंटे हो गए होते हैं उसके बाद हम कह सकते हैं that pregnancy delivery has happened normally and our woman is now absolutely fine. अच्छा, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं लेटेंट फेज ऑफ लेबर और दूसरा है एक्टिव फेज ऑफ लेबर। लेटेंट फेज है जब हमारी पेन्स स्टार्ट होती हैं और up to 4 centimeters dilatation and if complete effacement of the cervix. cervix जो है वो cervix की लेंथ खत्म हो जाती है और वो 4 सेंटीमीटर तक डायलेट करता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जनरली घर में शुरू होती है और पेशेंट को जब उसी दौरान वो हमारे पास
आते हैं। और जनरली हम पेशेंट को कहते हैं आप हमारे पास आएंगे जब आपको पेन्स हर 5 मिनट में हो रही हैं और 20 से 30 सेकेंड्स तक रह रही हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इंटरनल एग्जाम के साथ पता चलता है कि सर्विक्स पूरा डायलेटेड है, कितना डायलेटेड है, कितना टेकन अप है, हेड का लेवल कहाँ पर है और कितने तक कहाँ तक नीचे आया है और पेल्विस कैसा है। उसके अलावा ये खाली हमें पेशेंट का पेल्विक एग्जाम नहीं करना, पेशेंट जब आती है हमारे पास हमें सबसे पहले उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में हम कि उसके पहले कितने बच्चे हैं, डिलीवरीज उसकी नॉर्मल कितने प्रेगनेंसीज हुई हैं, उसमें नॉर्मल पूरी फुल टर्म प्रेगनेंसीज कितनी हुई, मिसकैरेज कितने हुए, कितने बच्चे अलाइव हैं और कितनी डिलीवरीज नॉर्मल थी, कितना सिजेरियन था। तो ये हमें सब उनसे पता करना है। उसके बाद बाकी भी उनको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट है एग्जामिन करना पेशेंट को, देखना कि उसको अनीमिया तो नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। यूट्रस उसको कितने कितने मिनट में कितने कितने पेन्स आ रहे हैं और लेबर कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तो लेटेंट फेज मैंने बताया कि इसको फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ लेबर टू 4 सेंटीमीटर्स एंड एक्टिव फेज इज फ्रॉम 4 सेंटीमीटर्स टू फुल डायलेटेशन। इसमें contractions you get about 3 to 4 contractions every 10 minutes and they last for about 40 seconds. और generally active phase में in a primary contractions of, generally we can say an average of 1 centimeter per hour is the rate at which labor progresses. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा जब पेशेंट आती है हमारे पास कि ये ट्रू लेबर पेन्स है या फॉल्स लेबर पेन्स है। ट्रू लेबर पेन्स हमेशा रेगुलर रहती हैं। फॉल्स लेबर पेन्स कभी 2 मिनट में आएंगी, कभी 5 मिनट में आएंगी, कभी 7 मिनट में आएंगी, बट ट्रू लेबर पेन्स आर ऑलवेज रेगुलर। वो धीरे धीरे उन 2 पेन्स के बीच में टाइम कम होता रहता है, पेन बढ़ती रहती है और ज्यादा देर तक रहती है। ये पेन कमर में होती है, पेट में होती है और टांगों में जाती है और इस पेन का किसी चीज से भी आराम नहीं मिलता। जो फॉल्स पेन्स है वो पेट में ज्यादातर पेट में ही रहती है, बैक में और आगे नहीं होती, टांगों में नहीं होती और रेस्ट करने से ठीक हो जाती है। इसके साथ पेन्स के साथ हमें थोड़ा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी हो सकता है जिसको हम शो कहते हैं। फॉल्स पेन्स में कोई शो नहीं होता और अगर हम पेशेंट को कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखेंगे कि ट्रू लेबर में डायलेटेशन होती है, सर्विक्स धीरे धीरे डायलेट करता है और फॉल्स पेन्स में सर्विक्स नहीं डायलेट करता। तो कई पेशेंट्स हैं हमारे पास आएंगे विद पेन्स, तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये ट्रू पेन है और हमें पेशेंट को अपने एडमिट करना है कि ये फॉल्स पेन्स है और हमें पेशेंट को वापस भेज देना है। और सेकंड स्टेज है जहां पर अब पेशेंट जब सेकंड स्टेज में पहुंचता है तो हमें फर्स्ट स्टेज में पेशेंट का पल्स, ब्लड प्रेशर, रेट ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन ये सब नोट करना है और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स ऑब्जर्व करनी है। जब पेशेंट फुली डायलेट हो जाता है देन शी इज इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर और अब उसके लिए हमें कैसे प्रोग्रेस मैनेज करना है। जिसका फर्स्ट बेबी है वो जनरली 1 to 2 hours या टाइम ले सकते हैं सेकंड स्टेज में, कभी कभी उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेटली तो उन लोग
तीन घंटे भी कह रहे हैं। और जो जिनका सेकेंड या थर्ड बेबी है वो काफी जल्दी डिलीवर कर जाते हैं। अब अगर हम खड़े हैं, हमें कैसे देख रहे हैं, तो हमें कैसे बिना इंटरनल एग्जाम किए हमें कैसे पता चलेगा कि ये शायद सेकंड स्टेज में है। सपोजिंग हमें किसी को बुलाना है हेल्प करने के लिए, तो हम कैसे बताएंगे कि सेकंड स्टेज है और हम सारी तैयारी रखें या किसी को ले बुलाएं? तो जो वल्वा है वो खुलना शुरू हो जाता है। नीचे जो पेरिनियम एरिया इसको कहते हैं, जो वजाइना और एनस के बीच में होता है, ये धीरे धीरे पतला होना शुरू, उसकी स्किन पतली होनी शुरू हो जाती है। और जो एनस है वो बाहर की तरफ आने लगता है। जैसे जैसे सेकंड स्टेज प्रोग्रेस करती है तो बच्चे का सर नीचे को आने लगता है, कई बार वल्वा में नजर आने लगता है। पूरी सेकंड स्टेज में पेशेंट को अर्ज होती है कि मैं स्टूल पास करूं। वो आपको हमेशा कहेगी कि मेरे को स्टूल पास करना है, मेरे को। और हमें उस टाइम केयरफुल होना है कि हम पेशेंट को ये समझ के कि उसको स्टूल जाना है नहीं भेजते, क्योंकि नहीं तो वो बाथरूम में बेबी को पुश आउट कर जाए। तो अब हमें क्या करना है, पेशेंट को रीअश्योर करना है कि अब आप डिलीवर करने वाले हैं, और हम उसको पुश करने के लिए कि अब बेबी होने वाला है और आपको ये स्टूल नहीं आ रहा है, ये आपका बेबी बाहर आना चाहता है, अब आप बेबी को पुश करिए। हाँ, एंड उसको हम इनकरेज करेंगे कि जब पेन नहीं है तो वो लंबे लंबे सांस ले और लेटे, और जब पेन होती है तो वो एक लंबा सांस अंदर लेके इतनी जैसे कॉन्स्टिपेशन में पुश करते हैं ना, वैसे वो पुश करें। तो अब हम एक केस लेते हैं, जैसे कि एक मीरा है 25 साल की, वो हमारे पास आती है, उसका पहला बेबी हो रहा है और उसकी पहली कंट्रैक्शंस है। अब बेबी का हेड हमें नजर आ रहा है, तो जो नर्स है वो हेड उसको पेरिनियल सपोर्ट दे रही है। हमें पेरिनियल सपोर्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देखिए, हमें पेरिनियल सपोर्ट देनी चाहिए। हमारे यहाँ पे ज्यादा, और देयर आर सर्टेन सीन्स, पॉइंट पोजीशंस जिसमें हमें एपिजियोटमी देनी चाहिए, और सर्टेन टाइम्स के हमें खाली सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, हमें कब एपिजियोटमी देनी चाहिए? जब हमें लगे कि ये जो बेबी जब बाहर आएगा तो टेयर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो शायद एनस में ना चला जाए, which is what we call a complete perineal tear। तो अगर हमें लगे कि नहीं, हम ये बेबी छोटा है और वल्वा अच्छी तरह खुला हुआ है, पेरिनियम बहुत थिन है और भी जगह दे देगा, और डिलीवरी बिना टेयर के या छोटे से टेयर से हो जाएगी, तो हम उसको पेरिनियल सपोर्ट देकर और डिलीवर करा सकते हैं। पर अगर बेबी बहुत बड़ा हो और हमें और वल्वा ज्यादा नहीं खुला, या लगता है कि पेरिनियम, जिसको हम रिजिड बोलते हैं, काफी मोटा है, लगता नहीं कि वो देगा रास्ता बच्चे को, तो हमें एपिजियोटमी दे देनी चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया, अगर बहुत बड़ा है या अगर पेशेंट बहुत देर से पुश कर रही है, 2 घंटे हो गए, मदर पुश करी जा रही है, देयर इज नो डिलीवरी, तो भी हम उसका टाइम कम करने के लिए उसको एपिजियोटमी दे सकते हैं। जब भी हम वैक्यूम या फॉसेप्स लगाते हैं तो भी एपिजियोटमी देनी चाहिए। अगर बच्चा बहुत बड़ा है, कभी कभी शोल्डर फंसने के चांसेस होते हैं, या हमने एंटिसिपेट नहीं किया, शोल्डर फंस गया, तो हमें एपिजियोटमी दे देनी चाहिए।
पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हर प्राइमी या जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिलीवरी के लिए हमें एपिजियोटमी देने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो अब ये तो हमने एपिजियोटमी के बारे में बात कर ली, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम, अगर अब हमारा पेशेंट सेकंड स्टेज में पहुंच गया, हम सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन में करेंगे, और देयर आर डिफरेंट पोजीशंस जिसमें पेशेंट रखा जा सकता है। पर हमारे यहाँ पे ज्यादातर पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में रखा जाता है। लिथोटमी पोजीशन वो है जिसमें पेशेंट बैक पे लेटती है और उसकी लेग्स को ओपन किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है दोनों साइड। तो हम वी विल क्लीन द एरिया जहां पर the perineum from where we are going to deliver the patient. Once we have cleaned and draped the patient, we will support the perineum, and with the other hand we can cover the anus with a pad held in position with our hand. ठीक है, सो एक हाथ हम रखेंगे ऊपर सर को दबाकर, सर को फ्लेक्स करने के लिए, और दूसरे हाथ से हम पेरिनियम को सपोर्ट करेंगे ताकि बच्चे का जो सर है वो अच्छी तरह फ्लेक्स्ड रहे और छोटे से छोटा डायमीटर वजाइना वल्वा में से निकले ताकि टेयर्स नहीं हो। हर कंट्रैक्शन के साथ हम मदर को कहेंगे एक लंबी सांस अंदर ले और खूब जोर से पुश करे जैसे कि वो कॉन्स्टिपेटेड हो है, और बेबी को बाहर पुश करने की कोशिश करे। जब पेन नहीं है तो पेशेंट को पुश करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बिना पेन के अगर पुश करेगी तो वो थक जाएगी, ताकि उसको दो पेन्स के बीच में रेस्ट मिल जाए। इसलिए हम उसको in between pains she should do deep breathing so that she remains relaxed, और हमें उसको मदर को नेचुरली पुश करने के लिए कहना है ताकि धीरे धीरे बेबी और नीचे आए, वो रोटेट करे और अपने आप डिलीवर करे। इससे हम कम से कम टेयर्स होंगे एंड डिलीवरी विल बी जेंटल। जब एक बार हेड बाहर आ जाता है तो हम नेक के आसपास फील करेंगे कि अगर कोई कॉर्ड है, अगर कॉर्ड नहीं है तो हम जेंटली जो पेशेंट का बेबी का इंटीरियर शोल्डर है उसको सिम्फिसिस के नीचे हुक करेंगे, पोस्टीरियर डिलीवर करेंगे, फिर एंटीरियर डिलीवर करेंगे और बेबी स्लिप आउट कर जाएगा। अगर कॉर्ड है और वो लूज है तो हम उसको बड़े आराम से एक माला की तरह बच्चे के सर के ऊपर से हटा सकते हैं। पर अगर टाइट है तो हम कॉर्ड और बेबी के बीच में अपना एक हाथ रखेंगे, दूसरे हाथ से 2 क्लैंप्स लगाएंगे और उन दोनों क्लैंप्स के बीच में से कॉर्ड को काटेंगे ताकि बच्चा कॉर्ड उसके गले के आसपास फंदे की तरह टाइट ना और बच्चा आराम से डिलीवर हो जाए। जैसे मैंने बताया कि जब हेड डिलीवर हो गया, हमने नेक कॉर्ड के लिए चेक कर लिया और कॉर्ड आराम से और बच्चा शोल्डर तक पहुंच गया, तो फिर हम वेट करते हैं कि शोल्डर्स लाइन में एंटीरियर पोस्टीरियरली लाइन में आ जाए। हाँ, और ये ज्यादातर हेड डिलीवर करने के 1 या 2 मिनट के अंदर ही हो जाता है। अब हम बेबी की हेड पकड़ेंगे, नेक पकड़ेंगे, बेबी को थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे तो एंटीरियर शोल्डर
आ जाएगा नीचे की तरफ, फिर हम पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर करेंगे। जब बेबी को ऊपर की तरफ करके नीचे की तरफ करेंगे तो एंटीरियर शोल्डर सिम्फिसिस के नीचे आ जाएगा। फिर बेबी को लिफ्ट करके ऊपर की तरफ करेंगे तो पोस्टीरियर शोल्डर भी डिलीवर कर जाएगा और बेबी आराम से पूरा का पूरा बेबी फिर उसके बाद बाहर स्लिप कर जाएगा। इसके बाद हम बेबी को मदर के हम मदर के पेट पे रख सकते हैं, या बेबी को अगर कोई प्रॉब्लम होए तो हम पीडियाट्रिशियन को दे देते हैं। जब बच्चा पूरा डिलीवर करता है तो दैट इज नोटेड एज द टाइम ऑफ बर्थ, एंड ये नोट कर लिया जाता है ताकि माँ बाप को हम बाद में बता सकें। आपको मालूम है ना, बड़े सारे लोगों ने जन्म पत्री बनानी होती है, तो इसलिए नोट जरूर कर लिया करिए आप। आज हमने क्या क्या सीखा कि हमें 6 चीजें साफ रखनी है, एंड वो है कि हमें अपने we must have clean hands at the time of delivering. हमारा बेड्स और ट्रॉलीज वगैरह सब एकदम साफ होनी चाहिए। हमारे डिलीवर करने से पहले हमें पेशेंट को क्लीन करना है, और मिनिमम जो हमें इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए डिलीवरी के लिए वो है क्लीन सिजर्स, क्लीन शीट्स एंड टॉवल्स एंड क्लीन क्लैम्प फॉर द baby. So also we learned that there are 4 stages of labor: the latent phase, the active phase, the first stage, which is latent and active. The second stage of labor, where from first is the first stage of labor, which is in 2 parts: latent, which is from beginning to 4 centimeters, active from 4 centimeters to full dilatation. Second stage from full dilatation to complete delivery of the baby. Third stage from delivery of baby to expulsion of placenta. Fourth stage is 2 hours after delivery. Also, we've seen which are the cases where we need to give an episiotomy. We must understand that all mothers do not need an episiotomy. और फाइनली हमने सीखा हाउ टू कंडक्ट अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, सो आई होप you all got I was helpful in in teaching you how to go ahead, how to manage a woman once she comes into labor, to the labor room, and how you will take care. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Welcome. You explained it so simply and beautifully, ma'am. Thank you. बहुत simple language में आपने पढ़ा दिया. Any questions to ma'am? Anybody has any questions? I think Anu had a question. उन्होंने raise किया था अपना hand पहले बीच में एक बार. Anu. अगर किसी को कोई question है तो आप unmute करके पूछ सकते हैं. नहीं, Annie, sorry, Annie को शायद कोई question था. Anybody has any questions? Otherwise, we will move on to the next talk for today. मैम एक बार पेरिनियम सपोर्ट के बारे में बता दीजिए. Perineal support. Perineal support. जब हम देखते हैं कि बेबी क्राउनिंग, आप क्राउनिंग क्या होती है? क्राउनिंग होती है जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, जब बेबी बिल्कुल डिलीवर करने वाला होता है। क्राउनिंग है जबकि हेड वल्वा पे नजर आ रहा है, पर और जब पेन आती है तभी भी वल्वा पर है, पर पेन जाती है तो वो अंदर नहीं जाता, वो हमेशा वल्वा पे ही रहता है, उसको हम क्राउनिंग कहते हैं। पहले क्या होता है कि कुछ पेन्स में बेबी नीचे को आता है, और जब पेन आती है तो नीचे आता है, जब पेन जाती है तो वो वापस चला जाता है। क्राउनिंग में ऐसा ये होता है कि हेड नीचे आया तो वो वापस नहीं जाता। उस स्टेज में हमें पेरिनियल सपोर्ट देनी है।
पेरिनियल सपोर्ट के लिए हम अपना प्रेफरेबली लेफ्ट हैंड बेबी के हेड के ऊपर रखते हैं, एकदम सिम्फिसिस के नीचे, ताकि हम हेड को फ्लेक्स कर सकें। बिकॉज इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हेड फ्लेक्स्ड होना चाहिए जब हम डिलीवर करते हैं, तो उसको हम अपनी 2 उंगलियों से प्रेस करते हैं ताकि वो head flexed रहे. We put a little pressure on the with our 2 fingers to keep the head flexed. और दूसरे हाथ में एक हम ड्रेसिंग पैड ले सकते हैं जिसके साथ हम पूरा पेरिनियम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन दोनों हाथों से क्या होता है, ऊपर वाले हाथ से हेड अंदर की तरफ, नीचे की तरफ पुश करें और ऊपर वाले हैंड से हम अंदर की तरफ, इससे हेड पूरा फ्लेक्स हो जाता है and the smallest diameter of the head comes out. और इस हाथ, जो दूसरा हमारा हाथ है जो हम पेरिनियल सपोर्ट दे रहे हैं, उससे हम पेरिनियम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम 2 काम कर रहे हैं, हम पेरिनियम सपोर्ट कर रहे हैं और हम हेड को और ज्यादा फ्लेक्स कर रहे हैं। सो पेरिनियम सपोर्ट जब हम करते हैं तो जब हेड निकलता है तो वो पेरिनियम को फाड़ता हुआ नहीं निकलता, हाँ, पेरिनियम इंटैक्ट रहता है, या अगर थोड़ा बहुत टेयर, कोई 1st डिग्री या 2nd डिग्री टेयर होता है, it does not go become a 3rd degree tear, which is dangerous. So perineal support, so you flex the head with one hand and you support it with the other hand. So when you support the perineum with the other hand, you are flexing the head also and you are supporting the perineum from tearing. Is it clear? Yes, ma'am. Anything else? मैम 4th स्टेज एक बार रिपीट कर देंगे? क्या 4th स्टेज या 4 स्टेजेस? 4 स्टेजेस। हाँ, 4 स्टेजेस ऑफ लेबर एक एक्सप्लेन कर देंगे? 4 stages. The first one is the first stage. Hello. जी मैम। हाँ जी, yes मैम। First stage is from beginning of labor जी। to full dilatation. In first stage there are 2 parts, latent phase and active phase. Latent phase is still 4 centimeters. Active phase is from 4 centimeters to full dilatation. Second stage is from full dilatation to complete delivery of the fetus. Third stage is from delivery of the fetus to the complete expulsion of the placenta. And fourth stage is after, we all think delivery is over when we have delivered the placenta. No, from delivery of placenta to 2 hours after that, both the mother and the baby have to be observed, because the mother can then have PPH. Okay, so it is not over, and a lot of problems happen in the 2nd stage of labor, in the 4th stage of labor. So the mother must be observed and the baby must also be observed for breathing, etc. after the 3rd stage of labor, and these next 2 hours are also critical, and they are called the 4th stage of labor. Thank you, ma'am. Thank you. So nice of you. Thank you, ma'am. Anything else, darling? Thank you. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks. Welcome, dear. So we now move on. Thank you, ma'am. Thank We you so now much, move ma'am. on to the next talk by Dr. Avdesh. So Dr. Avdesh will be taking, Ojaswani, is Dr. Avdesh logged in with us? Yes, Dr. Sunita, he is here, but I can't see Okay. video. Hi. Yeah, he is here. Sorry, the camera, Yeah, there's some he's problem here. with the camera. Yeah, Dr. Avdesh, your picture is not clear. I know, there's some problem with the camera, I suppose. So Dr. Avdesh is one of the senior pediatrician with Fortis Lapam Hospital, and he is favorite of all kids, all doctors, all mothers, and all of us. And a very good Thank you. teacher. I have Thank you, seen Dr. him Sunita. teaching his fellow students so many times. Thank you, So Dr. over Sunita. to you, Dr. Avdesh. Dice is Thank all you, Ji. yours. Thank you, Dr. Sunita, for a wonderful introduction. So, आज हम यहाँ पर हैं Yeah, basically, most welcome.
आज हम यहाँ पर हैं मान्यता की वजह से, कुछ चीजें सीखने के लिए और अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग पढ़ाते हैं, हमको चीजें सीखनी भी होती हैं। जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं उससे हम लोग सीखते भी हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉक है इस टाइम पर बेसिकली ये सिर्फ बेबी के न्यूबॉर्न केयर के बारे में जानने के लिए है। जब बेबी बॉर्न होते हैं तो उस टाइम पर हमको क्या केयर बेबी को देनी है, जिससे बेबी के आगे की चीजें थोड़ी सी बेटर होती चली जाए। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कि पूरे वर्ल्ड में जितने बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे तो घर में भी पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है इन बच्चों के अंदर, जो बच्चे घर में पैदा होंगे या जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होंगे। जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनमें बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सपोज कमरे का टेम्परेचर ठीक नहीं है, बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है, बच्चे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है इमीडिएटली बर्थ के बाद। वो सब चीजें घर पर टेक केयर नहीं की जा सकती, उस चीज के लिए हमको हॉस्पिटल में डिलीवर करना चाहिए। 1 सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस टाइम पर हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो बेबी को केयर करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, हमारे एक अगर हम बड़े हॉस्पिटल की बात करें जहां पर 5-7 लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ पीडियाट्रिशियंस हैं, वहां पर एक बड़ी सी टीम बनाना पॉसिबल है। लेकिन एक छोटे नर्सिंग होम में, छोटे हॉस्पिटल में आपके पास इतने सारे लोग नहीं होंगे कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकें। तो वर्ल्ड ओवर जब भी हम बात करते हैं कि बच्चों की केयर करनी है, तो बच्चों की केयर करने के लिए बोला जाता है कि एटलीस्ट एक आदमी हमारे पास ऐसा होना चाहिए डिलीवरी रूम के अंदर जो सिर्फ बेबी की केयर के लिए अवेलेबल हो, और वो आदमी ऐसा होना चाहिए जिसको बेसिक न्यूबॉर्न केयर की नॉलेज हो। बेसिक न्यूबॉर्न केयर के अंदर क्या होता है, बेसिक न्यूबॉर्न केयर के अंदर बेबी को रिसीव करना है, बेबी का कॉर्ड जो है वो क्लैंप करना है, बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, और बेबी को मदर के वूम में डिलीवर करना है, विटामिन के लगाना है। ये सब चीजें एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर आती हैं। ये वाला काम करने वाला एक आदमी होना चाहिए। भगवान ना करे अगर किसी बेबी को ब्रीदिंग की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि हम बहुत कॉमनली दिखता है, ऐसे बेबी के अंदर हमको बेबी को सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। उस सपोर्ट को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट इतना हर आदमी को नॉलेज होना चाहिए जो बेबी को डिलीवर करने के लिए वहां पर बेबी की केयर के लिए खड़ा हुआ है। एक आदमी हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसको पूरी रिससिटेशन बेबी की आती हो, जो शुरू से लेकर एंड तक कि हमको बेबी को इंटुबेट करना है, मेडिसिन देनी है, वो सब चीजें बेबी के बारे में उनको पता होनी चाहिए। एक आदमी डिलीवरी रूम के आसपास ऐसा होना चाहिए कि अगर ऐसी जरूरत पड़े उस आदमी को हम लोग बेबी के साथ इन्वॉल्व कर सके। लेकिन डिलीवरी रूम के अंदर एक आदमी ऐसा स्पेशली होना चाहिए जो सिर्फ बेबी के केयर के लिए है। ठीक है, तो अगर हम बेबी की केयर की बात करते हैं तो कैन वी गो टू द फर्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम बेबी की केयर की बात करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमने अंदर जाना है डिलीवरी रूम के अंदर, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आप हो कौन। वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, एक मदर होंगी जो बहुत पेन में हो लेकिन उनको पता नहीं कि आप कौन हो। तो सबसे पहला काम है अपने आप को जाकर इंट्रोड्यूस करें कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर आपके बेबी की केयर के लिए हूँ, बेबी को जैसी जरूरत पड़ती है उस बेबी को केयर करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो जब बेबी डिलीवर हो जाते हैं, हमने टाइम अनाउंस कर दिया कि बेबी का टाइम आउट ये है। उसके बाद हमारा पहला काम ये है कि बेबी को मदर के एब्डोमेन के ऊपर हम बेबी को डिलीवर करवाएं। लेकिन उस डिलीवर कराने के प्रोसेस के साथ जैसे बेबी पैदा होता है, हमारा इनिशियल असेसमेंट शुरू हो जाता है बेबी का कि बेबी कैसे हैं, क्या बेबी को किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या बेबी को कोई और न्यूबॉर्न केयर करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम ओवरऑल फिगर्स की देखें, वर्ल्ड की बात करें, तो अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन 100 में से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको नॉर्मल से हट के केयर देने की जरूरत पड़ेगी। बोलने का मतलब ये कि 90% बेबीज को अगर आपको एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर आती है तो बेबी को ठीक तरीके से बचा कर, ठीक तरीके से रखकर मदर के पास छोड़ सकते हैं। 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ी बहुत सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। उनमें से भी 1% बच्चा ऐसा होगा जिनको एडवांस केयर की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल अगर बात करूं 100% में से सिर्फ 1% बच्चा ऐसा होगा जिसको हमको एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इंट्यूबेशन या एडवांस्ड केयर आएगी। लेकिन 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको हम एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर देके आराम से बेबी को सेफ रख सकते हैं। लेकिन एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको करनी चाहिए जो बहुत सारे छोटे नर्सिंग होम में, छोटे हॉस्पिटल्स में नहीं होती है। आज हम उस एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर हम द प्रीवियस स्लाइड, नो द प्रीवियस स्लाइड, पहले वाला स्लाइड से, नो बिफोर इससे पहले वन स्लाइड बिफोर दैट। हाँ, तो जब भी हम बात करते हैं एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर, उसमें हमको 8 चीजें इंपॉर्टेंट देखनी होती हैं। उन 8 चीजों के अंदर भी अगर हम स्प्लिट करके चले तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीजें क्या हैं। जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं सबसे पहले
तो बेबी को जब भी पैदा होते ही मदर के एब्डोमेन के ऊपर रख देना है। मदर के ऊपर एब्डोमेन में बेबी को रखने का फायदा क्या है? एक चीज, बच्चा अंदर जो है माँ के पेट के अंदर एक एनवायरनमेंट के अंदर है जहाँ पर एक लिक्विड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसके अंदर बच्चा बैठा हुआ है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उस लिक्विड का। ये बच्चा एक गर्म एनवायरनमेंट में, एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ है। बच्चा जैसे ही बाहर आता है, बाहर तो एकदम से टेम्परेचर डिफरेंट है। जब आप डिलीवरी अटेंड करने जाएंगे तो पहला काम ये करेंगे कि फैन बंद कर देंगे। एसी अगर बहुत ठंडा है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या है? 25 से लेकर 28 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रखेंगे। अच्छे से अपना हैंड वॉश करेंगे, अपनी कुछ इक्विपमेंट्स चेक कर लेंगे, भाई ये इक्विपमेंट्स मेरे को चाहिए होंगे इस बेबी के लिए। बेबी जब डिलीवर होगा, डिलीवर होते ही बेबी को मदर के एब्डोमेन के ऊपर डिलीवर करेंगे। इससे बेबी को वार्मथ मिलेगी। मदर के बेबी को मदर के स्किन के ऊपर रखेंगे तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलेगा। जब भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलता है, बच्चे का टेम्परेचर अपने आप मेंटेन होना शुरू हो जाता है। बेबी को हम हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं। लेकिन आपने एक पार्ट तो बेबी के ऊपर रख दिया, लेकिन ऊपर से बेबी अभी भी हवा के साथ पूरा लिंक्ड है, उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 टॉवल होने चाहिए, जो कि एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे हो। अगर थोड़े से ज्यादा वार्म्ड हो पहले से तो ज्यादा अच्छा है। जैसे हमने बेबी को डिलीवर किया, सीधा मदर के टमी के ऊपर रख दिया, मदर के पेट के ऊपर रख दिया। एक टॉवल लिया जो कि पहले से वार्म टॉवल है, उससे बेबी को अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। और क्लीन करते ही उस टॉवल को हमने निकाल के साइड में रख दिया, बिकॉज ये टॉवल गीला है, जिसको हमने बेबी को क्लीन किया है। अब दूसरा एक और वार्म टॉवल लेके बेबी को उसके ऊपर, मदर के पेट के ऊपर बेबी बैठा हुआ है, बेबी को उसके ऊपर से हमने बेबी को कवर कर दिया। इससे हम बेबी का टेम्परेचर मेंटेनेंस कर सकते हैं, बेबी को हाइपोथर्मिया में जाने से बचा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेबी को मदर के पेट के ऊपर ही डिलीवर करना है और 2 गर्म टॉवल लेके रखने, जिससे बेबी को कवर कर देना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो टॉवल है, टॉवल पहला वाला जो टॉवल हमने यूज किया है इमीडिएट ड्राइंग के लिए है। हमने फटाफट उससे ड्राई करना है और उस गीले वाले टॉवल को ड्राई करते ही हटा देना है बेबी के ऊपर से। अगर नहीं हटाएंगे तो गीला वाला पार्ट बेबी के साथ लगा रहेगा, बच्चा वापस हाइपोथर्मिया में जा सकता है। ये सब प्रोसेस जब हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को करते समय हमारा ध्यान बेबी की तरफ भी होना चाहिए, बेबी की ब्रीदिंग कैसी हो रही है। अगर बेबी आपको लगता है बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर कर रहा है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लगता है उसके माउथ में या नोज में सिक्रीशन की आवाज आ रही है, आप एक ओरल सक्शन लेकर उसके माउथ को और नोज को सक्शन कर सकते हो। सक्शन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि 3-4 सेंटीमीटर से ज्यादा अंदर ना जाए। तो पहले माउथ सक्शन करेंगे, उसके बाद नोज सक्शन करेंगे, उल्टा नहीं करना है। ये वाला जो प्रोसेस है, बेबी को हमने असेस कर रहे हैं ब्रीदिंग को और उसके सिक्रीशन सक्शन करने हैं, ये सारा का सारा कुछ मदर के एब्डोमेन के ऊपर ही होना है। अगर बेबी हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, ब्रीदिंग में दिक्कत नहीं आ रही है, बेबी को हम ड्राई करेंगे और इस वाले एक्स्ट्रा टॉवल को निकाल देंगे, एक दूसरा गर्म टॉवल से बेबी को कवर कर लेंगे। अब तीसरी चीज, कॉर्ड जो है बच्चे के साथ अटैच्ड है, तो हमको कॉर्ड को कट भी करना है। लेकिन कॉर्ड को कट करने के लिए आजकल जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। तो बेबी को कॉर्ड को हम छोड़ देते हैं जब तक उसके अंदर पल्सेशंस आ रही हैं। पहले बोला जाता है कि 30 सेकंड में कट कर दो, फिर बोला जाता था 1 मिनट के बाद उसको कॉर्ड को क्लैंप कर दो। लेकिन आप बोलते हैं कि जब तक कि उसकी पल्सेशन खत्म नहीं हो जाती है, तब तक बेबी को हमको कॉर्ड को क्लैंप नहीं करना है, पल्सेशन फील करते रहना है। यूजुअली अराउंड 1 से 3 मिनट का टाइम लगता है उसके लिए। जैसे ही वो पल्सेशन हमारी कॉर्ड की खत्म हो जाती है, पल्सेशन आनी बंद हो जाती है, उस टाइम पर हम कॉर्ड को क्लैंप कर देंगे और उसको कट कर देंगे। अब ये कॉर्ड क्लैंपिंग और कटिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारा कुछ स्टराइल तरीके से होना चाहिए। जो क्लैंप है वो भी एक स्टराइल क्लैंप हो लगे, और उसके बाद जो हम सीजर से जिससे कट कर रहे हैं वो एक स्टराइल सीजर हो। बिकॉज ये अगर हमने अनस्टराइल यूज कर ली तो बेबी को हमने इन्फेक्शन का एक पूरा सोर्स दे दिया। इन्फेक्शन नहीं होने देना है, एक क्लीन जो सीजर है उससे उसको कट करना है, क्लीन कॉर्ड लगा के वहां पर छोड़ देना है। कभी कभी हमको डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं करनी पड़ती, हमको मना करनी पड़ती है कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग ना करें। ऐसा उस सिनेरियो में होगा कि बेबी बॉर्न हुए और सांस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या बेबी का कलर बहुत ज्यादा ब्लू है, ऐसे केस के अंदर बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ऐसे केस के अंदर हमको डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं करनी है। हमने फटाफट गायनेकोलॉजिस्ट को बोलना है कि आप कॉर्ड को क्लैंप करके बेबी को हमको दे दीजिए ताकि हम बेबी को रिससिनेट कर पाए। लेकिन अगर बेबी क्राई कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो बेबी को हमने डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग जरूर करनी है 1 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद भी बेबी को मदर के ऊपर ही रखना है। मदर के ऊपर ही हम छोटी छोटी बेसिक चीजों को चेक कर सकते हैं, कोई मेजर अनोमली तो नहीं है, क्लेफ्ट लिप तो नहीं है,
क्लेफ्ट पैलेट थोड़ा सा माउथ खोल के देख सकते हैं क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, इनर वाला पार्ट चेक कर सकते हैं कोई इनर एट्रेजिया वगैरह तो नहीं है। ऐसी चीजें मदर के एब्डोमेन के ऊपर ही चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि हमको कोई बेबी को ब्रीदिंग में दिक्कत है तो हम बेबी को आगे लेकर जाते हैं, लेकिन अगर बेबी को दिक्कत नहीं है तो मदर के एब्डोमेन के ऊपर ही रख सकते हैं और वहीं पर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग 1 घंटे के अंदर इनिशिएट हो जानी चाहिए। अगर ये सिजेरियन है तब भी 1 घंटे के अंदर इनिशिएट हो जानी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी है तो बोला जाता है आधे घंटे के अंदर इनिशिएट कर दो ब्रेस्ट फीडिंग को। जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करेंगे उतनी जल्दी जो है मदर बेबी कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे के साथ। तो ब्रेस्ट फीडिंग को डिले नहीं करना है। मदर के एब्डोमेन पे बेबी को डिलीवर किया और वहीं पर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दी। एक बार जब थोड़ी फीडिंग हो गई है, हमने सुपरवाइज कर लिया, बेबी ठीक है, मदर ने थोड़ा सा फीड दे दिया है, उसके बेबी को आप अगर चाहते हो कि अदर एनोमलीज के लिए आपको चेक करना है तो बेबी को मदर को बोले कि हम बेबी को 2 मिनट के लिए लेकर जा रहे हैं, यहीं पर साथ में वार्मर है, वहां पर बेबी को रखकर हम बेबी के कंजेनिटल एनोमलीज जो होती है उनको चेक करेंगे और वापस आपके पास लाकर दे देंगे। और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेबी को हम लोग स्पेशलिस्ट केयर है उसके अंदर एनआईसीयू के अंदर लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें बाद की चीज है। जैसे ही बेबी बॉर्न बाहर आ गए हैं, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, बेबी का वेट चेक करना है। तो हमारे पास वेइंग स्केल पहले से रेडी होनी चाहिए, उसके अंदर जल्दी से बेबी को रखा, उनका वेट चेक किया और वेट बताया कि भैया ये वेट है और ये बेबी का सेक्स है। साथ के साथ विटामिन के हमारे पास हमेशा लोड होना चाहिए, तो विटामिन के का 1 mg बेबी के थाई के अंदर लगा देना है इंट्रामस्कुलरली। विटामिन के लगा दिया, बेबी को हमने वे कर लिया, उसके बाद वापस मदर के पास दे दिया। अगर बेबी बिल्कुल कंफर्टेबल है, बेबी को कंफर्टेबल नहीं है, ब्रीदिंग में दिक्कत है, कोई और प्रॉब्लम लग रही है, कोई कंजेनिटल एनोमलीज लग रही है, अभी बेबी ने एनआईसीयू में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। और उस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बच्चे को 24 घंटे के अंदर जो बेसिक वैक्सीनेशन होती है बर्थ वाली वो लग जानी चाहिए। बेसिक वैक्सीनेशन क्या है, बीसीजी लगती है, पोलियो की ड्रॉप्स मिलती हैं और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन मिलता है। ये 3 चीजें पहले 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। ये वाली जो 6-7 चीजें मैंने अभी बताई हैं ये फॉर्म करती हैं एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम देखें मोर्टेलिटी की बात करें कि बेबी जो है जितने बॉर्न होते हैं उसमें कितने बेबी जो है सर्वाइव करते हैं या कितने बेबी जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अगर हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है पहले 1 महीने के अंदर कितने बेबी जो है सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर उसका स्प्लिट देखेंगे कि बेबीज कितने कितने टाइम पर सर्वाइव करते हैं, कितने टाइम पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, एंटीपार्टम यानी कि डिलीवरी से पहले ही इमीडिएटली बिफोर द डिलीवरी 27% बेबी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। डिलीवरी के बीच में इंट्रापार्टम में 21% बेबीज जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। 19% ऑफ द बेबीज जो पहले दिन बेबी के पैदा होते फर्स्ट डे में ही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और बच्चे वो 33% बेबीज जो है विद इन 1 मंथ के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जितने बेबीज जो एक्सपायर हो जाते नहीं सर्वाइव कर पाते हैं उसका ब्रेकअप ये है। अगर आप इनको ओवरऑल देखोगे तो पैदा होने से लेकर पहले 1 महीने तक अराउंड 33% 1 महीने के बाद 1 महीने तक और 19% फर्स्ट डे, इतने बेबी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इस पूरे चीज को बचाने का तरीका क्या है, हमने एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर अगर अच्छे से दे दी, ये सब चीजें हम ये सब बेबीज को हम लोग सर्वाइव करवा सकते हैं। इन सब बेबीज को डेथ को हम लोग अवॉइड कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम इमेजिन करते हैं केस कि एक बेबी है, कोई मीरा नाम से कोई मदर है, वो डिलीवर कर रहे हैं एक हेल्दी बेबी गर्ल और बेबी जो है क्राई करना शुरू कर गए हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर है तो सिर्फ बेबी के लिए वहां पर है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बेबी डिलीवर हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट ने जो है बता दिया कि भैया मेल है या फीमेल है, या आपने बता दिया मेल फीमेल है, टाइम बता दिया, तो द नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमको बेबी को डिलीवर करने के बाद। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला काम टाइम बता दिया कि किस टाइम पर बेबी डिलीवर हुए हैं। दूसरी चीज, बेबी को मदर के एब्डोमेन के ऊपर डिलीवर किया, ठीक है, ताकि बेबी को हम लोग हाइपोथर्मिया से बचा सकें। तीसरी चीज, 2 गर्म टॉवल लिए, पहले टॉवल से बेबी को अच्छे से ड्राई कर दिया और उसको हटा दिया, दूसरे गर्म टॉवल से बेबी को रैप कर दिया, अगेन हमने हाइपोथर्मिया को बचाया। तीसरी चीज, कॉर्ड पल्सेशंस की वेट करी, जहां पर हमारी कॉर्ड पल्सेशंस खत्म हो गई 1 से 3 मिनट तक वेट कर लिया, हमने कॉर्ड को कट कर दिया बहुत स्टराइल तरीके से, ताकि हम बच्चे को इन्फेक्शन ना दें। तो इन्फेक्शन दूसरा कॉमन सोर्स है जिसके कारण बच्चे जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्लीन कॉर्ड, क्लीन कट कर दिया, क्लीन सरफेस के ऊपर किया। नेक्स्ट चीज क्या करी, बेबी को हमने वे किया, बच्चे का वजन है वो अनाउंस करके बता दिया कि इतना बच्चे का वजन है। उसके बाद बेबी को आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना है
एक साथ अगर 4 बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, हमेशा ये रिस्क रहेगा, ऐसा ना हो कि बच्चा मेरा बदली हो जाए। बेबी को आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना है। उस आइडेंटिफिकेशन टैग के अंदर 5 चीजें नोट होनी चाहिए। पहला, मदर का नाम कि बेबी ऑफ सो एंड सो, वैसे केस के अंदर बेबी ऑफ मीरा, डेट क्या है आज की, टाइम क्या है, बच्चे का सेक्स क्या है और बच्चे का वजन क्या है। ये 5 चीजें आइडेंटिफिकेशन बैंड के साथ लगी होनी चाहिए। यूजुअली आइडेंटिफिकेशन बैंड के अंदर एक अलग से नंबर होता है, वही सेम नंबर का टैग मदर के पास भी लगा हुआ होता है। तो सेम टैग, सेम नंबर के बच्चे होते हैं, सेम नंबर के टैग जो है मदर और बेबी को लगता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि बेबी जो है आपस में चेंज हो गए, वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गए 6 स्टेप। 7वां स्टेप क्या हो जाएगा, विटामिन के लगाना है। नॉर्मली अगर देखेंगे हम लोग, विटामिन के इंजेक्शन आता है 1 ml का, उसके अंदर 10 mg होता है, तो उसमें से हमने 0.1 ml ले लिया, विच इज अराउंड 1 mg। वो 1 mg बेबी को इंट्रामस्कुलरली बेबी के थाई के ऊपर लगा दिया, और ये लगाने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग हमने इनिशिएट कर दी। ये 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के, ये कभी नहीं भूलने हैं। इन 6 चीजों से, 8 चीजों से क्या हुआ है, पहला काम हमने बच्चे को हाइपोथर्मिया बचा दिया, दूसरा काम इन्फेक्शन बचा दिया, तीसरा बच्चे की लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, मदर की बॉन्डिंग, इन सब चीजों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग भी इनिशिएट कर दी। विटामिन के क्यों लगाया, ताकि बच्चे को ब्लीडिंग ना हो आगे चलकर। तो ये 6-7 चीजें हम लोगों ने करी, जिससे बेबी की लॉन्ग टर्म हेल्थ जो है बेटर हो जाएगी। ये सब चीजें फॉर्म करती हैं जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अ लॉट ऑफ डेथ्स जितनी भी न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर होती हैं, उनके मेन कारण होते हैं हाइपोथर्मिया, एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया तब होगा अगर बच्चा ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, और तीसरा इन्फेक्शन। इन तीनों चीजों को बचा सकते हैं अगर हमने एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर अच्छे से किया। हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए एब्डोमिनल डिलीवर किया, गर्म शीट्स यूज करी। इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्लीन कॉर्ड रखी है, क्लीन कट किया है, क्लीन सरफेस पे कट किया। एस्फिक्सिया से बचाने के लिए लगातार बेबी की असेसमेंट करी है मदर के एब्डोमेन के अंदर। कोई दिक्कत होगी तो एनआईसीयू में बेबी को लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है तो बेबी को मदर के पेट के ऊपर ही रखेंगे। ये 8 स्टेप्स हैं जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का पार्ट बनाते हैं, जिसको हम ENBC बोलते हैं। ये 8 चीजें जरूर करनी है, हर बच्चे के साथ करनी है, ताकि बच्चों की मोर्टेलिटी को बचा पाए, कम कर पाए। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर सुनीता प्लीज। Thank you, Dr. Avdesh, थैंक यू for a जी। wonderful talk. I really enjoyed. So, any questions? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? इतना अच्छा टॉक दिया है डॉक्टर अवधेश ने, मेरा भी सारा रिवाइज हो गया न्यूनेटोलॉजी। So I अगर wanted to किसी become को a कुछ pediatrician, पूछना है Dr. Avdesh. तो हाँ जी बोलिए। I originally wanted to become a pediatrician, but my father Okay. told me that beta abhi pediatrician, you know, there are so many male pediatricians now, so you should become a gynecologist only. But even today, given a chance, I would want to become a pediatrician. नहीं, इट्स अ वेरी गुड जॉब। किसी ने कोई क्वेश्चन? आप लोगों के बिना हम लोगों का काम शुरू नहीं होता है। तो एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए हमको, आगे पीडियाट्रिशियन को आगे कुछ हेल्प करवाने के लिए बेबीज के लिए, है ना? या कोई Yeah, we work, you know, like कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज प्रियंका को मैं हैंड ओवर करूंगी फॉर टेकिंग द सेशन फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? समझ आया आप लोगों को? अच्छा ये बता दो। आई एम श्योर इतने अच्छे से समझाया डॉक्टर अवधेश ने। यस मैम, समझ आ गया। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, so nice. Thank you, Dr. Avdesh. Thank you for joining once again. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much, sir. Thank you. So So, Priyanka, over to you now thank for you. the next session. Yeah, next session, I think I'm not going to take, ma'am. Today, Raji is going to take AMTSL, ma'am. Okay. Okay. Raji, Okay. good- Hi, Raji. हाय मैम, गुड आफ्टरनून सभी को। आज का टॉपिक मैं जो 9 क्लिनिकल स्टैंडर्ड 9 लूंगी, जो कि हमारा AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो आप लोग ने अभी नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर आप लोग ने देखा कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे कंडक्ट करनी है। तो अब हम देखते हैं थर्ड स्टेज पे। तो आपका फर्स्ट स्टेज आई थिंक खत्म हो गया है, यानी पार्टोग्राफ कैसे फिल करते हैं उसमें आपने सीखा। सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आपको कैसे कंडक्ट करनी है। अब हम आ गए हैं थर्ड स्टेज पे। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है अनम्यूट करके?
थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं? मैम बेबी के डिलीवरी होने से प्लेसेंटा डिलीवरी। वेरी गुड, यानी हम थर्ड स्टेज में अब प्लेसेंटा की डिलीवरी करेंगे। बेबी की डिलीवरी हमारी हो चुकी है, अब हम प्लेसेंटा की डिलीवरी करेंगे। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को हम एक और हिंदी में बोलते हैं सक्रिय, तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंधन। तो हम तीसरा चरण करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे 5 स्टेप्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड नंबर 9 है। इसमें वेरिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो 5 है। 5 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया हैं। तो हम इस 5 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया के ऊपर ही आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी मतलब जैसे बेबी आउट हो गया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्लासेंटा की डिलीवरी करने जा रहे हैं। तो प्लासेंटा की डिलीवरी करने से पहले आप यानी डिलीवरी होने से पहले आप डिलीवरी ट्रे में कोई मेडिसिन रखते हैं? कोई भी मेडिसिन प्रीलोड करके आप कुछ भी रखते हो? कार्बोटेसिन रखते हैं। कार्बोप्रोस्ट, ऑक्सीटोसिन भी किसी ने? कार्बोटोसिन। कार्बोटोसिन, ओके, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो कितना रखते हैं आप उसको, कितना लोड करके रखते हैं पहले से? 10 इंटरनेशनल यूनिट, वेरी गुड। यानी 2 एम्प्यूल आपको पहले से ही आप प्रीलोड करके उसको डिलीवरी ट्रे के साइड में रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें आपके 5 स्टेप्स हैं। यदि ये 5 स्टेप्स आप लाइन से करते हैं तो आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे AMTSL को। तो 5 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका बेबी आउट हो चुका है, आपको एक बार रूल आउट करना है, सेकंड बेबी पेट में तो नहीं है, ठीक है। दूसरा बेबी आपको देखना है कि दूसरा बेबी पेट में तो नहीं है। यदि पेट में है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी डिलीवरी करनी है। उसके बाद ही हम प्लासेंटा को रिमूव करेंगे। तो पहले आपको यदि सेकंड रूल आउट करेंगे तो पहले बेबी है, सेकंड बेबी, तो आपको उसकी डिलीवरी करनी है। यदि नहीं है तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, आपको 1 मिनट के अंदर, बेबी आउट होने के 1 मिनट के अंदर जो आपने ऑक्सीटोसिन फिल्ड करके प्रीलोड करके पहले से जो रखा था, उसको आपको क्या करना है, 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन जो प्रीलोड किया था उसको माँ को IM लगा देना है। यदि ऑक्सीटोसिन नहीं है तो आप इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं क्या? मीजो टैबलेट। वेरी गुड, मीजोप्रोस्टोल की टैबलेट हम यूज कर सकते हैं। तो कितना यूज करेंगे हम? 600 माइक्रोग्राम। यदि आपके हॉस्पिटल में 200 माइक्रोग्राम का एक टैबलेट आता है तो आप 3 टैबलेट यूज करेंगे, यानी 200, 200, 400, 3 टैबलेट यानी 600 माइक्रोग्राम आपको यूज करना है। किसी के कहीं पे 600 का डायरेक्ट एक टैबलेट भी आता है, तो आप डायरेक्ट एक टैबलेट भी यूज कर सकते हैं जो 600 माइक्रोग्राम का होता है, आपको ओरली यूज करना है यदि आपके पास ऑक्सीटोसिन नहीं है तो। यदि ऑक्सीटोसिन है तो आपको 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन IM लगा देना है। थर्ड आपको क्या करना है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, संयम से कॉर्ड को निकालना। तो कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि प्लासेंटा ने अपनी जगह छोड़ दी, सेपरेट हो गया? कुछ दिखता है, कुछ पहचान होती है कि प्लासेंटा ने अपनी जगह छोड़ दी है करके? आपको कैसे पता चलेगा कि प्लासेंटा ने अपनी जगह यानी यूट्रस से सेपरेट हो गया, ये कैसे पता चलेगा आपको? लैंथनिंग ऑफ कॉर्ड होती है मैम, गश ऑफ ब्लड होता है। गश ऑफ ब्लड होता है, लैंथनिंग ऑफ कॉर्ड होती है। हाँ, कॉर्ड की लंबाई बढ़ने लगती है, वेरी गुड, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो 3 चीजें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले क्या होगा, गश ऑफ ब्लड, बहुत सारा ब्लड आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कॉर्ड की लंबाई अपने आप बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, आपको खींचने की जरूरत नहीं है, सेपरेट हो चुका है, आपको ये साइन दिखाई देंगे। सबसे पहला है क्या है, आपको लेंथनिंग दिखेगी, आपका गश ऑफ ब्लड होगा, सबसे ज्यादा बहुत सारा ब्लड निकलेगा। दूसरा क्या होगा, लेंथनिंग होगी, कॉर्ड की लंबाई अपने आप बढ़ती जाएगी। और तीसरा क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तब आपको क्या करना है, या जब ये तीनों साइन आपको दिखाई देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्लासेंटा ने अपनी जगह क्या कर दी, छोड़ दी है, यानी यूट्रस से वो सेपरेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, किसके माध्यम से, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के माध्यम से आपको क्या करना है, प्लासेंटा की डिलीवरी करनी है, यानी संयम से कॉर्ड को निकालना है, आराम से कॉर्ड को निकालना है। आपको खींचातानी नहीं करनी है, आपको बस इतना देखना है कि प्लासेंटा ने अपनी जगह छोड़ी कि नहीं छोड़ी।
वो साइन आपने देख लिए, हाँ प्लासेंटा ने अपनी जगह छोड़ दी। अब आपको संयम से उसको निकालना है। कैसे निकालना है? आप एक हाथ क्या करेंगे, यूट्रस के ऊपर रखेंगे, ठीक है, फंडस पे रखेंगे यानी यूट्रस को सपोर्ट करेंगे। दूसरे हाथ से सिर्फ आपको कॉर्ड को पकड़ के हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते हुए उसको क्या करना है, निकालना है। निकालते समय आपको पूरा प्लासेंटा आराम से निकाल के कहाँ पे रखना है, किस चीज में रखेंगे आप उसको उठा के? डायरेक्ट आप डस्टबिन में डालेंगे कि कहीं रखेंगे? मैम किडनी ट्रे में। किडनी ट्रे में, वेरी गुड, किडनी ट्रे में रखेंगे, क्योंकि हमें उसको यस प्लासेंटा का एग्जामिनेशन करना है, इसलिए आपको कहाँ पे रखना है, उसको किडनी ट्रे में रखना है। यदि उसके बाद आपको क्या करना है, प्लासेंटा को आपने किडनी ट्रे में रख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्रस की मसाज करनी है, फंडस की मसाज करनी है। कब तक करते हैं मसाज? मसाज हम लोग कब तक करते हैं? कैसे पता चलेगा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो गया? एब्डोमेन पे हार्डनेस फील होती है मैम, यूट्रस हार्ड फील होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। यदि आप हाथ रखेंगे यूट्रस के ऊपर, आप देखेंगे आपको हार्ड बॉल की तरह फील होगा, यूट्रस हार्ड बॉल आपको अलग ही महसूस होगा। यदि सॉफ्ट होगा तो इसका मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आपको मसाज करके यूट्रस को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे पता चलेगा? हार्ड बॉल की तरह हो जाएगा यूट्रस। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लासेंटा की जांच करनी है। तो आपने ये 4 चीजें पहले कर ली। सबसे पहले क्या किया, रूल आउट किया, सेकंड बेबी पेट में तो नहीं है, यदि है तो आपको उसकी डिलीवरी करनी है, यदि नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 मिनट के अंदर ऑक्सीटोसिन जो आपने पहले से प्रीलोड करके रखा है, उस ऑक्सीटोसिन को आपको IM लगाना है। तीसरा आपको क्या करना है, प्लासेंटा की डिलीवरी करनी है, यानी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के थ्रू आपको प्लासेंटा को बाहर निकालना है। चौथा आप क्या करेंगे, यूट्रस की मसाज करेंगे। कब तक करनी है? जब तक यूट्रस हार्ड बॉल की तरह यानी कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो 66% केसेस जो PPH के जो केसेस होते हैं ना, वो आप AMTSL को अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं तो आप 66% केसेस को रोक सकते हैं PPH के। आपको AMTSL अच्छी तरह से कंडक्ट करना आना चाहिए। दूसरी बात, ये इस चीज से AMTSL से और क्या हेल्प होती है, प्लासेंटा को अच्छी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं और मदर का ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। तो इतना सबको समझ में आ गया कि प्लासेंटा की कैसे हमें डिलीवरी करनी है? यदि आ गया तो यस, ओके। तो नेक्स्ट आप लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि प्लासेंटा की डिलीवरी होने में कितना टाइम लगता है? कितने टाइम तक आप वेट कर सकते हैं? 10 to 20 minutes. 10 to 20 minutes. Half an hour. ओके, हाँ, वेरी गुड। तो 15 से 30 मिनट यानी 15 से 30 मिनट का टाइम होता है प्लासेंटा की डिलीवरी होने में। यदि आपका आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया है, आपको लग रहा है कि प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ, तो आपको खींचातानी नहीं करनी है। आपको तुरंत, यदि आप लोग डिलीवरी कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, तुरंत अपनी मैम को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट AMTSL का वीडियो है जो कि आपको सेफ डिलीवरी ऐप में मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो है, उससे पता चल जाएगा कि कैसे AMTSL कंडक्ट किया जाता है। तो प्लासेंटा में हम देखते हैं कि क्या क्या हम जांचते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि प्लासेंटा में क्या क्या देखते हैं आप लोग? कोई देखता है प्लासेंटा की जांच करता है कि डायरेक्ट आप लोग डस्टबिन में डाल देते हैं उसको? देखते हैं मैम। हाँ, क्या क्या देखते हैं? जो आप देखते हैं वो बताइए मुझे। अम्बिलिकल कॉर्ड देखते हैं मैम। वेरी गुड। उसमें कितनी आर्टरीज और कितने वेन्स होते हैं? टोटल 3। हाँ हाँ, वेरी गुड। और फिर मैम उसकी सरफेस देखते हैं, फीटल साइड से कैसी है, पूरी मेम्ब्रेन को प्लासेंटा के ऊपर कवर करके देखते हैं मैम, अच्छे से कवर हो जाती है वेरी गुड, हाँ जी मैम, वेरी गुड, कुछ ना कुछ रिटेन्ड है। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, प्लासेंटा को, यदि आप लोग प्लासेंटा की जांच नहीं करते हैं तो आपको प्लासेंटा की जांच करनी है। जांच करने के बाद जब आपको लग रहा है कि वो कंप्लीट है, पूरी तरह से बाहर निकल चुका है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो प्लासेंटा में हम क्या क्या देखते हैं? 2 सरफेस होते हैं प्लासेंटा के, एक होता है फीटल सरफेस, एक होता है मैटरनल सरफेस। फीटल सरफेस कौन सा होता है? जहां पर कॉर्ड अटैच होती है, जहां पे कॉर्ड अटैच होती है वो होता है आपका फीटल सरफेस। जहां पर जो प्लासेंटा होती है जो यूट्रस से अटैच होता है वो पार्ट होता है आपका मैटरनल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है वेसल्स, जितने भी वेसल्स निकले हैं वो उसमें देखना है कोई ऊजिंग तो नहीं हो रही है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या कोई गांठ तो नहीं है,
कोई भी abnormality आपको दिखाई दे रही है, आपको पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। सेंटर से बिल्कुल अटैच है कि नहीं ये आपको देखना है। एक और चीज है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन में 2 लेयर होती हैं। एक अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम एमनियन बोलते हैं, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कोरियन बोलते हैं। तो आपको इसमें ये चीज भी देखनी है कि मेम्ब्रेन पूरा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मैटरनल वाले सरफेस में। तो मैटरनल वाले सरफेस में आपको क्या देखना है, मैटरनल वाले सरफेस में बहुत सारे कॉर्डिलेडन्स होते हैं। तो आपको देखना है कॉर्डिलेडन्स पूरे हैं कि नहीं, उसमें कोई भी गुच्छा गायब तो नहीं है, कोई भी कहीं पर भी आपको गैप दिखाई दे रहा है, कोई गुच्छा गायब दिखाई दे रहा है, तो वो कहाँ पे होगा, यूट्रस में। यूट्रस में होगा। तो आपको टाइम से उसको रिमूव करना है। तो ये आपको देखना है। आपने देखा कि हाँ मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस में कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है, पूरी तरह से वो बाहर निकल चुका है। इसके बाद आपको देखना है कॉर्ड। कॉर्ड में आपको देखना है 2 आर्टरी और 1 वेन है कि नहीं। यदि यहाँ पर भी आपको नंबर में कोई गड़बड़ी दिख रही है तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपका प्लासेंटा पूरी तरह से निकल चुका है, तब आप इसको कहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे, कौन से डस्टबिन में डालेंगे? येलो वाले में। येलो में, वेरी गुड। तो येलो वाले डस्टबिन में जब पूरा कंप्लीट हो चुका है, येलो वाले डस्टबिन में आपको क्या करना है, इसको डिस्कार्ड करना है। तो अब हम एक चीज देखते हैं, मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा वो डूस में जाएगा कि डोंट्स में जाएगा, ठीक है। सही है कि वो गलत है। तो एक एक पॉइंट्स मैं आपसे पूछती हूँ। तो पहला मेरा पॉइंट्स है, सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं हुआ है, माँ को दर्द नहीं आ रहे हैं, क्या आप माँ से ताकत लगाने के लिए बोलेंगे नीचे की तरफ को जोर लगाइए? डूस में जाएगा कि डोंट्स में जाएगा? नहीं बोलना है आपको, ऐसा नहीं करना है, तो डोंट्स में ये जाएगा। दूसरा मेरा पॉइंट है, मदर को आप किसी कंपेनियन को अलाउ करेंगे यदि मदर अपने चॉइस के अनुसार किसी को अपने पास रखना चाहती है या लेबर रूम में एंटर करवाना चाहती है, तो आप उसको अलाउ करेंगे, आप उसको परमिशन देंगे इस चीज का? नो मैम। यस मैम, देंगे। यस मैम। ना है आपको, यदि नॉर्मल डिलीवरी है, आपको यदि मदर चाहती है कि उसके साथ कोई एंटर करे लेबर रूम में, तो आपको उसका परमिशन देना है। कोई माँ को अकेले आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो माँ के साथ किसी ना किसी को साथ में, जिसकी जो भी वो चॉइस रखती है, जिसको भी रखती है, माँ को, बहन को, किसी को भी रखती है, तो उसका आपको क्या करना है, परमिशन देना है। तो ये डूस में जाएगा आपका। थर्ड वाला मेरा पॉइंट है कि प्लासेंटा की जब डिलीवरी हो जाती है, प्लासेंटा जब आप रिसीव कर लेते हैं किडनी ट्रे में, उसके बाद क्या आप प्लासेंटा की पूरी जांच करेंगे कि ऐसे ही डायरेक्ट आप उठा के डस्टबिन में डाल देंगे? मैम जांच करेंगे। जांच करेंगे, वेरी गुड। हमें प्लासेंटा पूरा कंप्लीट आया है कि नहीं, पूरा कंप्लीट निकला है कि नहीं, वो आपको जांच करना है। तीसरा मेरा पॉइंट है, पेरिनियल शेविंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मैम। करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरिनियल शेविंग जब आप करते हैं तो छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, या फिर आप जो पोर्स होते हैं ना वो खुल जाते हैं, या फिर कुछ कट हो जाते हैं, तो उसमें बाद में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो पेरिनियल शेविंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, मिल्क लेटिंग डाउन इज नॉट गुड। मिल्क लेटिंग डाउन, इसमें ये बोल रहे हैं जब बेबी आउट हो जाता है तो जो आप कॉर्ड को खींच के, कॉर्ड के अंदर जितनी भी ब्लड होता है उसको मतलब दबा के आप बेबी तक पहुंचाते हैं, ऐसा करना, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। तो ये आप क्या कह रहे हैं कि ये सही है कि गलत है? मिल्किंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए मैम। मिल्किंग नहीं करना चाहिए। मिल्किंग करना सही नहीं है। आपको 1 से 3 मिनट के अंदर कॉर्ड, जो आपका डिलेड कॉर्ड कटिंग, जैसा कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, बेबी बिल्कुल नॉर्मल है और बेबी क्राई कर रहा है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपको कॉर्ड कटिंग कब करना चाहिए? 1 से 3 मिनट के अंदर, यानी डिलेड कॉर्ड कटिंग करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट अपने आप ही चला जाएगा, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मिल्किंग नहीं करना है। तो इसमें ऐसा बोला है कि मिल्किंग लेटिंग डाउन इज नॉट गुड, तो नॉट गुड ये बिल्कुल सही है। मेरा नेक्स्ट वाला पॉइंट है, फंडल प्रेशर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए मैम। फंडल प्रेशर देना चाहिए? यस मैम। नहीं, फंडल प्रेशर नहीं देना, फंडल प्रेशर नहीं देना चाहिए। मैम नीड हो तब देना चाहिए। मैम फंडल प्रेशर तब देना चाहिए जब नीड हो।
नीड हो, नहीं फंडल प्रेशर नहीं देना चाहिए, फंडल प्रेशर का यहाँ पे नहीं है, फंडल प्रेशर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग, जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो पहला दूध निकलता है माँ का, वो 1 घंटे के अंदर बेबी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए मैम। वेरी गुड। तो 1 घंटे के अंदर जो पहला दूध निकलता है कोलेस्ट्रॉम, जिसको हम कहते हैं पीला दूध, पीला गाढ़ा दूध, उसको देना चाहिए। नेक्स्ट है रूटीन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करना चाहिए कि नहीं? सारी मदर्स में ऑगमेंटेशन करने की जरूरत है कि नहीं है? यानी ऑक्सीटोसिन की जो ड्रिप आप डिलीवरी से पहले लगाते हैं वो करने की जरूरत है सारी मदर्स में? नहीं, रूटीन में नहीं, नो मैम, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा रूटीन एंटीबायोटिक, सारी मदर्स को एंटीबायोटिक देने की जरूरत है? यस मैम, नहीं, सारी मदर्स को एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। यदि आप सारी मदर्स को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके यहाँ इन्फेक्शन प्रिवेंशन का कुछ आपका सही मतलब मेथड नहीं चल रहा है। सारी मदर्स को एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कोई इन्फेक्शन है, कोई सेप्सिस है या मदर को एंटीबायोटिक की जरूरत है तो आप दे सकते हैं, वरना सारी मदर्स को एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है RMC, जो कि आपकी क्लास हो चुकी होगी, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर या प्राइवेसी मेंटेन करना, या फिर उसकी कोई भी बात को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहिए, यानी उसको रिस्पेक्टफुल केयर प्रोवाइड करना है, उसकी प्राइवेसी में, कोई भी यदि आप केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसको प्राइवेसी में देना है आपको। नेक्स्ट, उसकी कोई भी बात है उसको कॉन्फिडेंशियल आपको रखना है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है पेरिनियल सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डिलीवरी के दौरान? करना चाहिए। क्या होता है पेरिनियल सपोर्ट करने से? पेरिनियल टीयर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है? पेरिनियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट है की मैसेजेस। की मैसेजेस में आपका यही है कि आपको जब डिलीवरी ट्रे आप तैयार करते हैं तो डिलीवरी ट्रे के साइड में आपको 10 इंटरनेशनल यूनिट यानी 2 एम्प्यूल ऑक्सीटोसिन आपको प्रीलोड करके पहले से ही रखना है। विद इन 1 मिनट के अंदर जैसे ही बेबी आउट होता है, बेबी आउट होने के बाद आपको 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है? 10 इंटरनेशनल यूनिट जो भी आपने फिल करके रखा है उसको मदर को IM लगाना है। दूसरा, यदि आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, ट्राई कर रहा है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तब आपको क्या करना है? एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर यानी रूटीन न्यूबॉर्न केयर, जो कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी क्लास ली थी, वो आपको करना है। नेक्स्ट है परफॉर्म AMTSL आपको करना है। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? कोई मुझे बता सकता है कि ऑक्सीटोसिन लगाने से पहले आप कुछ करते हैं? और करना कि सेकंड बेबी तो नहीं है। वेरी गुड। आपको ऑक्सीटोसिन 1 मिनट के अंदर लगाने से पहले आपको अच्छी तरह से इंश्योर हो जाना चाहिए कि बेबी, यानी रूल आउट आपको करना है कि सेकंड बेबी पेट में तो नहीं है। सेकंड बेबी नहीं है तब आपको 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है? ऑक्सीटोसिन लगाना है। उसके बाद जैसे ही आपका प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है, यूट्रस सेपरेट हो जाता है, उसके बाद आपको कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के थ्रू आपको क्या करना है? प्लासेंटा की डिलीवरी करनी है। और लास्ट में आपको क्या करना है? यूट्रस की मसाज करनी है। कब तक करनी है? जब तक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? 5 ही पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको लाइन से देखने हैं कि कैसे कैसे है। ऑक्सीटोसिन आपको कब लगाना है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन देके प्लासेंटा की डिलीवरी आपको कब करनी है, जब सेपरेट हो जाता है, उसके बाद प्लासेंटा जब निकल जाता है तो आपको किडनी ट्रे में रिसीव करना है, और उसमें क्या क्या देखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद प्लासेंटा को आपको कहाँ, कौन से डस्टबिन में डालना है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में AMTSL में? नो मैम। Over to Priyanka. थैंक यू सो मच राजे। किसी को कुछ पूछना है AMTL से रिलेटेड कुछ भी? ओके, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो आप सब लोग जो भी ट्रेस आपने रेडी करके रखे हैं ना, 7 ट्रेस, उसका फोटो खींच के, अगर आपने लेबर रूम का रिऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है अपना, तो उसकी फोटो खींच के ग्रुप पे जरूर से शेयर करें।
हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर, अगर हैंड वॉशिंग का वीडियो बना सकते हैं आप, छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाइए, उस वीडियो को बना के शेयर करिए। OGTT प्रोसीजर करते हुए आप उसका वीडियो बना के आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइक फिजिकल विजिट नहीं है कि हम आके आपको देख सकते हैं वेदर आपको आता है या नहीं आता। तो आप इन चीजों को जितना शेयर करेंगे उससे हमें पता चलेगा लाइक कि आपको ये ट्रेनिंग कितना समझ में आ रहा है। ओजस्विनी, क्या प्रियंका? ये लाइक से आज का सेशन ओवर हो गया हमारी तरफ से। Okay, should we share the feedback link? या Okay, 1 second. आप सभी को अभी फीडबैक लिंक शेयर किया जा रहा है, प्लीज आप लोग अपना अपना फीडबैक दे दीजिएगा जरूर से। Just a second, I'm just sending in the chat only. I'm also going to share on WhatsApp also. I have sent on the chat. आप प्लीज ये फीडबैक लिंक सब फिल कर दीजिएगा बिफोर यू लीव द मीटिंग। मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया हुआ है, आप उस पे भी जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं। लिंक मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया हुआ है। पासवर्ड कौन सा डालना है इसमें? हाँ जी, मैंने अभी फिर से डाला है, आप कीजिए प्लीज। पासवर्ड इसमें बोल रहे हैं, मांग रहे हैं। अभी मैंने जो भेजा है उसमें कोई पासवर्ड तो नहीं है, आपको बस फिल करके सबमिट करना है। ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी को आज के सेशन के लिए। आप लोग फीडबैक व्हाट्सएप पे भी जाके दे सकते हैं। सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन अगेन हम थर्सडे को मिलेंगे सेशन 5 पे, इस पे पार्टोग्राफ एंड पोस्ट नेटल केयर से रिलेटेड टॉपिक आप पे बात की जाएगी। Thank you everyone for your time. Thank you everyone. Thank you Jaswini. Thank you Priyanka.